एक गांव में बारात आई हुई थी। अब गांव वाले बारातियों के स्वागत में जुटे हुए थे। आसपास का एरिया बिल्कुल सुनसान था। अब दूल्हा जयमाल पर बैठा हुआ था। उसकी जयमाल की तैयारी हो रही थी। इधर लड़की सज सवर कर दूल्हे के पास जयमाल के लिए जाने ही वाली थी कि तभी अचानक से गांव के एक छोर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब कुछ गांव के व्यक्ति उस आवाज को सुनकर भागते हुए उधर जाते हैं। अब जो बाराती थे, जो जयमाल के इंतजार में बैठे हुए थे, वह भी आवाज को सुनकर अब उन्हें लगता है कि लग रहा है कोई दारू पीकर गिरा हुआ है, या किसी की मौत हो गई है, या किसी का कत्ल कर दिया गया है। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि लग रहा है कोई मारपीट हो गई है घरातियों बारातियों में। अब बाराती दौड़ते हुए शोर मचाते हुए उस तरफ भाग कर जाते हैं। अब जो और भीड़ बची हुई थी वह भी उस आवाज की तरफ भागते हुए जा रही थी। अब वहां जाकर लोग देखते हैं कि एक लड़का बेसुध हालत में पड़ा हुआ है और एक व्यक्ति उसके पास खड़ा है जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। लड़के के पूरे शरीर से खून बह रहा है और लड़का बोलने की हालत में नहीं रहता है। उसके प्राइवेट पार्ट कटे हुए हैं। अब जैसे ही यह घटना पूरे बाराती घराती देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं। अब सभी लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस मासूम से बालक के साथ, जिसकी उम्र 12 साल रहती है, उसके साथ ये इस घटना को किसने अंजाम दिया है, आखिर ऐसा क्या इसके साथ हो गया। अब फौरन ही पास में ही 1 किलोमीटर दूर थाना रहता है। थाने पर फोन किया जाता है। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद लड़के की हालत को देखकर फौरन पहले उसे शहर के एक हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जहां से उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया जाता है। लड़के की हालत नाजुक बनी रहती है। अब बातचीत में पता चलता है, पुलिस जब पूछताछ करती है लड़के के होश में आने के बाद, तो लड़का बताता है कि दो लोग मास्क लगाए हुए उस लड़के से ठंडे की दुकान पूछ रहे थे। अब लड़का ठंडे की दुकान बताता है तो वो लोग बोलते हैं, किसी बाइक पर बैठ जाओ और चलो मुझे ठंडे की दुकान दिखा दो, हम लोग अनजान हैं। और जैसे ही लड़का बाइक पर बैठ कर आगे जाता है, पीछे वाला लड़का उसे एक इंजेक्शन लगाता है और एक सुनसान जगह पर उसी गांव में एक घर के पीछे ले जाकर मुंह दबाकर उसके साथ ऐसी ऐसी घटना को अंजाम देता है कि सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते, रूह कांप जाती। तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले साथियों, जितने भी प्यारे भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो साथियों, कल की कहानी में जो आवाज़ की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। कल की कहानी में थोड़ा माइक प्रॉब्लम आ गया था, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी साथियों से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सभी साथी जब कहानी सुने तो आपको कोई भी समस्या ना आए। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना, बेहद ही हैरान कर देने वाली खौफनाक घटना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के कोपागंज थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है देवकली बिशुनपुर। बिशुनपुर गांव में 25 अप्रैल को बारात आई हुई थी। अब बारातियों का धूमधाम से स्वागत किया जा रहा था और उसी जहां बारात आई हुई थी उसी का एक पड़ोसी लड़का, जिसका नाम सत्यम यादव रहता है। सत्यम यादव की उम्र महज 12 वर्ष रहती है। सत्यम बेहद ही मेहनती और होनहार लड़का रहता है। अब सुबह से शाम तक उस बारात वाले घर वह बारातियों की तैयारी कर रहा था। अब रात करीब 8 बजे बारात आती है। बारातियों का धूमधाम से स्वागत किया जा रहा था। उधर जयमाल का प्रोग्राम करने के लिए सभी लोग तैयारी कर रहे थे। बाराती अपना नाश्ता कर रहे थे। कुछ लोग जयमाल के पास बैठे हुए थे। अब बाराती इंतजार में थे कि दुल्हन आए और दुल्हन को देखा जाए कि दुल्हन कैसी है, जोड़ी कैसी है, जयमाल किया जाए। और इधर तभी गांव के दूसरी कोने से, दूसरी तरफ से जोर जोर से आवाजें आने लगती है। अब लोग भाग कर उधर जाते हैं। पूरी की पूरी बाराती घराती भीड़ उधर भाग कर जाती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। अब किसी को लग रहा था कि लग रहा है कोई मर्डर हो गया है, किसी को लग रहा था कि घरातियों और बारातियों में मारपीट हो गई है। अब लोग भाग कर जाकर देखते हैं तो एक लड़का बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। उस लड़के का प्राइवेट पार्ट स्तन कटा हुआ था। वह बोलने की हालत में था नहीं, लेकिन जब तक लोग पहुंचते उससे पहले जो व्यक्ति वहां पर मौजूद था उसको उसने बताया था कि दो व्यक्ति मास्क लगाकर आए थे और ठंडा की दुकान पूछ रहे थे। बताने पर उन्होंने साथ लेकर जाने की बात कही और जब मैं साथ गया तो मुझे इंजेक्शन लगाकर मेरे साथ मुंह दबा करके दोनों ने बहुत ही गंदी
हरकत की और कुत्ता को काट दिया। अब मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस आती है, पास में ही थाना रहता है कोपागंज, 1 किलोमीटर दूर। अब वहां पहुंचने के बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है, लोगों से पूछती है तो कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि किसी ने कुछ देखा ही नहीं था। अब लड़का बताता है कि 2 लोग मास्क लगा कर आए थे और उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है। अब लड़के को मऊ सदर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हालत इतनी गंभीर रहती है कि मऊ सदर हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हो पाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर भी डॉक्टर इलाज करने से मना कर देते हैं, क्योंकि लड़के की हालत नाजुक बनी हुई थी। अब गांव में चारों तरफ, पूरे शहर में हो हल्ला रहता है। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर इस लड़के के साथ इतनी दरिंदगी जैसी हरकत किसने की है। अब फौरन ही पुलिस उसे लेकर लखनऊ के एक बड़े हॉस्पिटल में जाती है, वहां उसका इलाज चलने लगता है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो एक अपराधी का नाम आता है। घर वालों ने एक व्यक्ति का लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई थी कि मुझे शक है कि यह वही व्यक्ति है। अब पुलिस जो शिकायत दर्ज कराई गई थी 26 तारीख को, वह भरत यादव, जो कि घोसी कोतवाली के अंतर्गत खानपुर का रहने वाला है, उसी के खिलाफ कराई गई थी। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पा रहे थे, कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था जिससे उसकी पहचान हो सके। अब पुलिस मामले की जांच लेकर आगे बढ़ती है। कई दिन गुजर जाते हैं। अब उस व्यक्ति पर पुलिस कड़ी नजर रख रही थी। अब उसका फोन ट्रेस किया जाता है, कॉल ट्रेस किया जाता है, उसकी लोकेशन को भी ट्रेस किया जा रहा था। इसी बीच पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना मिलती है कि भरत यादव और उसका एक दोस्त अंकित, उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है। इधर शहर में, गांव में लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो अपराधी है कौन, कौन ने इस तरह की दरिंदगी किस व्यक्ति ने किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। शहर के लोग पुलिस वालों को लेकर नाराज रहते हैं और उधर पुलिस काफी मेहनत के साथ दिन रात अपना काम कर रही थी। आए दिन एसपी साहब इस केस को हैंडल कर रहे थे। अब पुलिस उस दोनों व्यक्ति को, अंकित और जो भरत यादव रहता है, उसको गिरफ्तार करती है। दरअसल जो जगह होती है बादशाह मानवपुर तिराहे से, दोनों व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को देखते ही पुलिस संदिग्ध समझकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि आखिर तुम भागना क्यों चाह रहे थे। तो जो उसमें एक भरत यादव रहता है, इधर उधर की बातें करता है, लेकिन पुलिस जब उसकी गाड़ी की तलाशी लेती है कि उसकी डिग्गी से एक भैंस को, जानवर को लगाने वाला इंजेक्शन मिलता है, साथ में ही मास्क और ग्लव्स बरामद होते हैं, एक चाकू भी बरामद होता है जो उसी डिग्गी में रहता है। अब पुलिस दोनों को थाने ले जाती है, पूछताछ करती है। पूछताछ में भरत टूट जाता है और वह सारी हकीकत बताता है। अब उस हकीकत को सुनकर पुलिस वाले, गांव वाले, शहर वाले, जितने भी लोग सुनते, उसे सुनकर हैरान रहते। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस व्यक्ति ने इस तरह की दरिंदगी को अंजाम दिया होगा। आज से 2 साल पहले, यानी कि 2022 अक्टूबर या सितंबर में, उसी बिशनपुर देवकली की रहने वाली एक लड़की, जो कि बेहद ही खूबसूरत रहती है, पास में ही एक कॉलेज रहता है, बापू इंटर कॉलेज, बापू इंटर कॉलेज से वह पढ़ाई लिखाई करती थी, बेहद तेज तर्राक रहती है। धीरे धीरे अब वहाँ से उसकी पढ़ाई कंप्लीट होती है तो वहीं पास में ही एक डिग्री कॉलेज है, वहाँ से पढ़ाई करने लगती है। अब पढ़ाई लिखाई जब कंप्लीट होती है तो घर वालों पे, माँ बाप पर अब जिम्मेदारी आ जाती है लड़की की शादी करने की। लड़की बड़ी हो चुकी थी, अब उसकी शादी करनी थी। घर वाले रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं तो एक उन्हें रिश्ता पता चलता है। घोसी कोतवाली के अंतर्गत खानपुर एक गांव आता है। खानपुर का ही एक लड़का भरत यादव, जो कि बेहद तेज तर्रार रहता है, पेशे से छोटा मोटा काम भी किया करता था, ठेकेदारी वगैरह भी किया करता था। अब घर वाले उसके यहाँ रिश्ता लेकर जाते हैं। रिश्ता काफ़ी अच्छा लगता है, परिवार भी अच्छा लगता है, तो लड़की के पिता अब शादी की बातचीत करने लगते हैं। एक डेट निकाली जाती है, मुंह दिखाई वाली, जिसमें कहते हैं कि लड़की लड़के को देखेगी और लड़का लड़की को पसंद करेगा और घर वाले एक दूसरे के परिवार को देखेंगे। अब एक मंदिर पर दोनों मिलते हैं, दोनों ही परिवार एक दूसरे के परिवार को पसंद करते हैं, लड़की लड़के को पसंद करते हैं। लड़की को लड़का पसंद आता है और लड़का लड़की को देखने लगता है तो उसे एक ही नज़र में लड़की पसंद आ जाती है। अब वहीं पर वह उसे दिल दे बैठता है और लड़की भी लड़के को दिल दे बैठती है। अब दोनों की नज़रें चार होती हैं और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। अब उनको पता था कि उनकी शादी होने ही वाली है। शादी की बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और इधर दोनों रातों रातों पर, कई घंटों तक दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते थे।
बातचीत करते करते अब लड़के को क्या खाना है, लड़की को क्या खाना है, दोनों एक दूसरे के पसंद का खाना तक खाते थे। एक दूसरे से पूछ पूछ कर हर कोई काम किया करते थे। लड़का शर्ट खरीदने जाता था तो भी लड़की से पूछता था कि मैं किस कलर का शर्ट पहनूं। लड़की अपने पसंद के कलर बताती थी, लड़का वो उस कलर का शर्ट खरीदता था। लड़की जब कोई कपड़ा खरीदती थी तो लड़के से अपनी प्रेमी से उसका पसंद पूछती थी, कलर पूछती थी। लड़का अब उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था। अब लड़की कहाँ लड़की को जाना है यह भी लड़का तय करता था। लड़का कहाँ घूम रहा है लड़की को इसका पता नहीं रहता था। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई, दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में डूबते गए। अब मोहब्बत का भूत कुछ इस तरह सवार होने लगा कि लड़की कॉलेज जाती थी तो लड़का रास्ते में उसका इंतजार भी करता था कि कहीं वो किसी से बातें न कर ले। वो किसी और से बात करने से भी डरता था। लड़की कॉलेज जाती, कॉलेज से घर आती तो लड़का उसका रेकी भी किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों घंटों घंटों रातों रातों का बातें करते गए। समय बीतता गया। एक दिन एक लड़की जिससे उसकी शादी तय थी, यानी कि उसकी प्रेमिका के दोस्त की शादी रहती है। अब उसके पास कोई और कपड़े नहीं रहते हैं तो उसको एक कपड़ा बहुत अच्छा लगता है। अब वो कपड़े को पहनती है, उसमें वो काफ़ी खूबसूरत लगती है। वह फोटो अपने प्रेमी को भेजती है। प्रेमी कहता है कि नहीं, ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तुम कोई और पहन लो। अब रात का समय रहता है, अंधेरा काफ़ी रहता है। वह किस दुकान पर जाती, लड़की कहती है कि नहीं, मेरे पास यही एक ड्रेस बचा हुआ है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं इसी को पहन कर जाऊंगी। अब दोनों के बीच फोन पर ही थोड़े मोड़े झगड़े होते हैं। अब लड़की उसी ड्रेस में अपने सहेली के घर शादी में जाती है और शादी में जाती है तो शादी लड़की की जब हो जाती है तो रात को वह घर लौटने लगती है। इसी बीच उसका प्रेमी रास्ते में मिलता है और वह अपनी प्रेमिका को डांटने लगता है, दोनों में झगड़े होने लगते हैं। प्रेमी कहता है कि तुमने मेरी बिना पसंद की, तुमने आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ड्रेस पहनकर उस शादी में चली गई, कितना घटिया ड्रेस लग रहा है, तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, तुम कितना प्यार करती हो। तरह तरह की दोनों में बातें होती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़की कहती है क्या हो गया, मैं अगर यह ड्रेस पहनकर चली गई, मैं किसी और के साथ तो जा नहीं रही हूँ, किसी और से बातें तो नहीं कर रही हूँ। इसी बीच लड़का लड़की में इस कदर झगड़ा होने लगता है कि वहाँ लड़का लड़की के ऊपर हाथ छोड़ देता है और दोनों के बीच मारपीट होती है। अब यह लड़की रोते हुए वहाँ से घर जाती है। लड़का बार बार फोन करने लगता है जब उसका नशा टूटता है। अब लड़की परेशान होकर अपने घर वालों को बताती है कि आज वो शादी में गई थी और शादी में उसका जो प्रेमी है भरत यादव, उसने उस लड़की को मारा पीटा है। अब जैसे घर वालों को पता चलता है कि उसकी लड़की के ऊपर जिस व्यक्ति से शादी होने वाली है उस व्यक्ति ने मारपीट की है, अब वो गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आने के बाद वह फौरन भरत के घर फोन करते हैं और कहते हैं कि आपके लड़के ने ऐसा किया है, मेरी लड़की के साथ मारपीट की है और छुप छुप कर मिलता भी रहता है। मिलने से उन्हें कोई एतराज नहीं रहता है क्योंकि दोनों की शादी होने वाली रहती है, लेकिन यह मारपीट जायज़ नहीं है, हम आपके घर रिश्ता नहीं कर सकते हैं। अभी ये हाल है तो बाद में भरत क्या करेगा। अब लड़की रिश्ते से मना कर देती है। अब लड़के को सबसे बड़ा झटका लगता है कि लड़की भरत से शादी करने के लिए मना कर देती है। अब भरत को गुस्सा आने लगता है, वह बेहद प्यार करता था, अब उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वह सोचता है कि आखिर लड़की को मनाया कैसे जाए। लड़का रोने लगता है, फोन पर बातें करता है, मैसेजेस करता है, चैट करता है, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं होती है। लड़की और लड़के के घर वालों को यह लग चुका था, पता चल चुका था कि लड़का सही नहीं है। अभी ये हाल है तो बाद में क्या करेगा। लड़की मना कर देती है, फोन पे बातें नहीं करती। अब लड़का उसी गांव के कई लड़कों से बातचीत करता है, कई दोस्त भी रहते हैं, पास में ही गांव रहता है, उनसे घर वालों से बातचीत करवाता है, लेकिन घर वाले तैयार नहीं होते हैं। रिश्तेदारों को मनाने के लिए भेजता है, लेकिन लड़की के पिता और लड़की मानने को तैयार नहीं होती हैं। लोगों को वहां से समझा बुझाकर लड़की के घर वाले भेज देते थे कि हमें ऐसे लड़के के साथ रिश्ता नहीं करना है जो लड़की को समझ भी ना पाए। मिलना तो ठीक है लेकिन मारपीट कहाँ तक जायज है, शादी से पहले लड़का ऐसी हरकतें कर रहा है। खैर घर वाले वहां तो सही करते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं। अब करीब 2 साल बीत जाता है, लेकिन उससे पहले लड़का लड़की को फोन पर धमकी देता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें तुम्हारी औकात बता के रहूंगा, तुम बहुत पछताओगी अगर तुमने इस शादी को तोड़ दिया तो। अब गांव में लड़के की बदनामी भी होती है कि इसका रिश्ता तय था, छुप छुप कर मिलता भी था। सारी हरकतें गांव वाले जान जाते हैं। अब लड़का गुस्से में रहता है। अब करीब 2 साल बाद 25 अप्रैल को कोपागज मऊ देवकली बिशुनपुर गांव में एक बारात आती है। अब वह बारात उसी के गांव से आ रही थी।
अब कानपुर से बारात आ रही थी, भरत भी, और भरत का एक काफ़ी अच्छा अजीज दोस्त रहता है अंकित यादव। दोनों बचपन के दोस्त रहते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। दोनों ही उस बारात में आते हैं और दोनों खुद की बाइक से आते हैं। एक बाइक पर दोनों सवार रहते हैं। बारात में आते हैं और आने के बाद जैसे ही ये बारात में जाते हैं वह देखते हैं कि लड़का, यानी कि भरत जिस लड़की से प्रेम करता था, उसका छोटा भाई 12 वर्षीय सत्यम यादव, वह लोगों को पानी पिला रहा है। अब यह देखते ही उसके शरीर में खून खौलने लगता है और वह बर्दाश्त नहीं पाता है। अब उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है कि क्यों ना लड़की का बदला ले लिया जाए। अब वह कुछ दूर आगे बढ़ता है, देखता है लड़का कहीं जा रहा है। एक सड़क के रास्ते से जा रहा था। भरत अपने दोस्त के साथ गाड़ी स्टार्ट करता है, उसके पास मास्क लगाता है मुंह पर और जाता है और उस लड़के से पूछता है कि भाई कहीं ठंडे की दुकान है क्या, काफ़ी गर्मी है। लड़का बताता है कि हाँ भैया, आगे ठंडे की दुकान है, आप चले जाइए। तभी अब गांव की बात रहती है। दोनों ही व्यक्ति, अंकित यादव और भरत यादव, कहते हैं कि मुझे दुकान का कुछ अता पता नहीं है, भाई तुम बीच में बैठ जाओ और तुम काफ़ी अच्छे लड़के लग रहे हो, मुझे चल के उस दुकान के पास ले चलो। अब लड़का बीच में बैठ जाता है, वो समझ नहीं पाता है और तभी कुछ दूर जाते ही सुनसान जगह पर अंधेरा रहता है, बांस वगैरह का पेड़ रहता है, वहीं पर दोनों ही उसे ले जाकर उसका मुंह दबाते हैं। उसके शरीर में वो भैंस को सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगाकर, भैंस का इलाज करने वाला इंजेक्शन लगाकर उसको बदहोश कर देते हैं। और अंकित मुंह दबाता है और भरत उसके शरीर के कई पार्ट को और उसके गुप्तांग को काट देता है। काटने के बाद वहां से दोनों फरार हो जाते हैं। तभी वह किसी तरह से हिलते डुलते बेचारा सत्यम पास के एक घर पर पहुंचता है। और जब घर पर पहुंचता है तो वहां एक व्यक्ति बैठा रहता है। वह जब उसकी हालत को देखता है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस व्यक्ति के साथ यह क्या हो गया है। वह पूछने की कोशिश करता है तो सत्यम बताता है कि दो व्यक्ति मास्क लगाकर ठंडे की दुकान पूछ रहे थे और उन्होंने उनके साथ इंजेक्शन लगाकर ऐसी हालत की है। अब देखते ही देखते बाराती घराती सभी पहुंच जाते हैं। सत्यम यादव के घर वाले भी पहुंच जाते हैं। पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है, लड़के को मेडिकल के लिए भेजती है। अब वहां लड़के का इलाज चलने लगता है। लड़का इस हालत में नहीं रहता कि पुलिस को दोबारा बयान दे पाए। घर वाले एफआईआर दर्ज कराते हैं और बताते हैं। जब पुलिस पूछती है कि आखिर आपको किसी पर शक है, गांव से दुश्मनी या किसी के घर से दुश्मनी हो, किसी लड़के से दुश्मनी रही हो, उसके पिताजी बताते हैं कि नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं है साहब, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, घर परिवार में सब लोग अच्छे हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। गांव वालों से पूछताछ होती है, गांव वाले भी कहते हैं कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। लेकिन पिता बताता है कि एक लड़का जिससे पहले शादी तय थी उसकी बड़ी बहन की, उसने देख लेने की धमकी दी थी। उम्मीद है कि शायद उसी के गांव से बारात आई है तो उसने ही ऐसा किया होगा। पुलिस जांच पड़ताल करती है और टेक्नोलॉजी का मदद लेती है। और एक दिन मुखबिर के बताने पर पुलिस शक के बुनियाद पर और कुछ सबूत मिलते हैं पुलिस को, उस पर उसे भत्सा मानवपुर तिराहे से उसे गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार कर पुलिस उसे पूछताछ करती है तो दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं और सबूतों के साथ पुलिस उनका बयान लेती है और 328 धारा, 307 और भी कई धाराएं लगाकर उसे उन दोनों को जेल भेज देती है। अब जो भी इस घटना को सुनता वह हैरान रहता, वह परेशान रहता कि समाज में कैसे कैसे दरिंदे जीवित हैं और हमारे बीच हैं। तो साथियों, ये थी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। उम्मीद है आप सभी साथी को कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। जितने भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम है बलेश्वर बिहारी हैं, हिमांशु राय हैं, लोकेश बंसीवाल जी हैं, दिव्या कुमारी जी हैं, सोहन लाल सेठिया जी हैं, बीवर राजस्थान के रहने वाले हैं, सुनील चौधरी जी हैं, कांस्टेबल सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी साथी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।